अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी जो प्लेइंग 11 है उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि दो पुराने खिलाड़ी कौन से हैं जिनको टीम में वापस शामिल किया गया है। मोहम्मद आमर की कहानी क्या है, और आपको यह भी बताएंगे कि जनाब नए जो लड़के शामिल हुए हैं या और जो पुराने खिलाड़ी शामिल हुए हैं, और ओवरऑल इस मैच के प्रीव्यू के ऊपर भी हम बात करेंगे, और टाइम एंड के ऊपर जाकर कैसे चेंज हुआ है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान का जो T20 सीरीज था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर 4-1 से शिकस्त हुई। कोई आइडियल परफॉर्मेंस बेशक नए लड़के थे वो नहीं दिखा पाए, लेकिन आकिब जावेद साहब का अब भी ये कहना है कि नए लड़के टफ चैलेंजेस पिचेस के ऊपर उन्होंने खेला है, लेकिन अगर यही लड़के एशियन कंडीशंस के ऊपर भी खेलेंगे तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और यहां तक कुछ हद तक मैं आकिब जावेद की बात से एग्री करता हूं। अगर सीनियर्स खिलाड़ी की टीम भी होती तो फिर भी परफॉर्मेंस पता नहीं क्या होती, लेकिन रिजल्ट सेम होते। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान ने ओडीआई जो 16 रुकनी T20 की टीम थी उसमें से 8 या 9 जो लोग हैं ये दुबई के रास्ते पाकिस्तान वापस पहुंच गए हुए हैं। 2-3 दिन हो गए हैं। अब नई जो प्लेइंग 11 होगी वो कौन सी होगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ओपन करने वाले हैं अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ इमामुल हक। नंबर 2 के ऊपर बैटिंग के लिए आएंगे बाबर आजम। नंबर 3 के ऊपर बैटिंग के लिए बाबर आजम के बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के बाद आएंगे सलमान अली आगा। उसके बाद आएंगे खुशदिल शाह। बॉलिंग की बात करें तो आकिफ जावेद खेलेंगे। उसके साथ जो हैं वो शाहीन कह रहा हूं, नसीम शाह खेलेंगे। उसके बाद सुफियान मुकीम जो हैं उनको टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी, जो मुमकिन तौर के ऊपर दो खिलाड़ियों को मैंने आपको इस वजह से नहीं बताया कि अभी तक उनका कंफर्म नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये पाकिस्तान की टीम जिसमें बाबर, रिजवान, आगा ये सब लोग खेलेंगे, क्या ये पाकिस्तान को जीत दिलवा सकेगी? जबकि दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के पास इससे ज्यादा ऑप्शन है नहीं है फिलहाल। लेकिन न्यूजीलैंड जो है उनके पास अच्छी ऑप्शंस होने के बावजूद भी वो उनके सीनियर्स खिलाड़ी सेटनर वगैरह हो गए, विल यंग वगैरह हो गए, ये तो जनाब आईपीएल खेल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम समझ लें कि बी या फुल स्ट्रेंथ टीम तो नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम जिसमें ये सब सीनियर्स लोग मौजूद हैं ये न्यूजीलैंड को शिकस्त दे पाएगी या नहीं? उसके लिए अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 2 मैचेस थे, लाहौर में, फिर कराची में फाइनल में शिकस्त दी। फिर हमारा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला मैच कराची में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ था, तो वहां पर भी हमें न्यूजीलैंड ने यक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। केन विलियमसन की बात करें तो वो भी इस ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है, वो भी आईपीएल खेल रहे हैं। तो जनाब हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल बेशक उसमें कुछ सीनियर्स खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छी खासी और तगड़ी टीम है और पाकिस्तान टीम को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है। होम कंडीशंस का फायदा उठाना भी वो जानते हैं। हाँ, एक मोहम्मद अब्बास खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान के एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने 45 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, अजहर अब्बास उनके बेटे हैं। वो अब न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बाप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता रहा, लेकिन बेटा न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। रचिन रविंद्रा जो हैं वो इंडिया से हैं, और अब ये पाकिस्तानी जो लड़का है ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलेगा। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो इस
पूरा जो मैच है, मुझसे अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि होम कंडीशंस के ऊपर न्यूजीलैंड को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को, जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे को और फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी थी। लेकिन उस टीम में और इस टीम में एक फर्क है और सिर्फ एक खिलाड़ी का फर्क है, वो है साइम अयूब। साइम अयूब ने इन तीनों मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी जीत भी मिली थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फखर जमान और साइम अयूब के बगैर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर, रिजवान ये पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं या नहीं। हाँ, डोमेस्टिक नेशनल कप में अगर देखें तो बाबर आजम, रिजवान की कोई परफॉर्मेंस एसएच नहीं थी जिसको हम ये बयान करें। इसके अलावा यहाँ पर सबसे जो ज्यादा परफॉर्मेंस दी थी वो साहबजादा फरहान हैं, जिन्होंने 600 कुछ रन बनाए थे, 3 सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। लोग इसके ऊपर भी सवाल कर रखे हैं और आकिब जावेद ने तो इस उम्मीद जाहिर की है कि ये सीनियर्स और नए तजर्बाकार खिलाड़ी और तजर्बाकार जो बॉलर्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा और नताइज वो नहीं होंगे जो T20 सीरीज में 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। बाकी आप भी अपनी ओपिनियन का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने करना है। उसकी वजह यह है कि बड़ी अनसर्टेनिटी है। दिल तो यही करता है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जब ऑन पेपर या प्रीवियस हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, प्रीवियस स्टैट्स देखते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं। और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे स्टार्ट होगा। बारिश है न्यूजीलैंड में, आज अंडरग्राउंड प्रैक्टिस भी की गई इसी वजह से। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके क्या नताइज आते हैं। और बाकी मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ये कंडीशंस इतनी आसान नहीं होंगी और ये देखना होगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वही रवायती क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। सलमान अली आगा, जिन्होंने जो कप्तान भी हैं T20 के, अब इस टीम का हिस्सा भी हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ जो हैं, जिन्होंने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं। और आखिरी मैच खेलने वाले सुफियान मुकीम जो हैं, वो भी कोई अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में इन 3 खिलाड़ियों के साथ मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। आप भी अपनी राय लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।